वो भी ठीक उस आदमी की तरह बेहोशी की हालत में इस आइलैंड पर पहुंची थी। 10 साल पहले देबीना अपने परिवार से अलग हो गई थी क्योंकि उसका अपहरण कर लिया गया था और गुंडों ने बोट से उसे देश से बाहर ले जाना चाहा, लेकिन बीच समंदर में ही बोट की दुर्घटना हो गई और बोट पे सवार सभी इंसान उस दुर्घटना में मारे गए। लेकिन इस लड़की ने उस समय अपनी सूझबूझ दिखाई और एक छोटी सी लाइफ बोट से वहां से बच निकली और इस सुनसान आइलैंड पर आ पहुंची। तब से आज तक वो आइलैंड पर खुद को जिंदा रखने के लिए हर दिन जंग लड़ रही थी। देबीना उस आदमी को खींच के अपनी गुफा में ले आती है। जब वो उसे ध्यान से देखती है तो उसके पेट के निचले हिस्से पर एक बड़ा घाव दिखाई देता है। उस घाव से खून भी बह रहा था। देबीना जमीन पे पड़े एक पत्ते को उठाती है और उस घाव पर बांध देती है, जिससे कि खून का बहाव कम हो जाता है। जैसे ही वो ऐसा करती है, वो आदमी उसकी कलाई पकड़ लेता है और उससे बेहोशी की हालत में कड़े स्वर में पूछता है, कौन हो तुम? उसकी आवाज में दम नहीं था, लेकिन उसकी कलाई की पकड़ मजबूत थी। देबीना उसका हाथ अपनी कलाई से हटाती है और कहती है, तुम्हें बचाने वाली, और ये कहकर वो गुफा से निकल जाती है। देबीना जब वापस आती है तो वो देखती है कि उस आदमी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वो जंगल से कुछ जड़ी बूटी लाई थी जिससे कि वो उसके घाव को भर सके। जब वो उस आदमी के करीब जाती है तो वो देखती है उस आदमी के पेट पर किसी ने चाकू से वार किया था। उसका घाव इतना गहरा था कि देबीना को डर था कि उसके अंदरूनी अंग को कहीं चीरा न लगा हो। जैसे ही जड़ी बूटी लगाने के लिए वो नीचे झुकती है, वो आदमी उससे बोलता है, अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तुमने तो मैं तुम्हारी कब्र यहीं खोद दूंगा। देबीना उससे जवाब में कहती है, और कब्र पर क्या नाम लिखोगे? मुझे बचाने वाली देवी? अब बकवास बंद करो और मुझे तुम्हारी शर्ट उतारने दो। मुझे ये लेप तुम्हारे घाव पर लगाना है। क्या है ये लेप? वो आदमी दर्द में पूछता है। देबीना कहती है, इससे तुम्हारा दर्द कम होगा और घाव भरेगा। अब ये शर्ट खोलने दो। जवाब में आदमी कहता है, नहीं, मैं इसे खुद खोलूंगा। तुम रहने दो। वो आदमी अपनी पूरी ताकत जुटाकर अपनी शर्ट खोलने लगता है। देबीना ने 10 साल बाद किसी मर्द को देखा था। जब वो 13 साल की थी तब उसका अपहरण हो गया था और तब से वो इस वीरान टापू पर फंस गई थी। तब से लेकर अब तक देबीना के शरीर और मानसिकता में परिवर्तन आ गया था। उस आदमी की छाती चौड़ी थी और पेट में एब्स थे। उसके शरीर के मसल्स साफ दिखाई दे रहे थे। देबीना कुछ समय के लिए उस आदमी का शरीर देखकर खो गई थी। उसने लेप लिया और अपने हाथों से घाव पर लगाने लगी। वो साथ ही साथ में उस आदमी के शरीर का जायजा भी ले रही थी। तभी वो आदमी चिल्लाता है, "आह, जरा आराम से लगाओ, मुझे मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हारा ध्यान किधर है? क्या इसी तरह तुम अपने पेशेंट का इलाज करती हो?" वो आदमी हैंडसम तो था, लेकिन सवाल बहुत करता था। देबीना ने उसे जवाब दिया, इतनी ही दिक्कत है तो ढूंढ लो अपने लिए कोई हॉस्पिटल इस आइलैंड पर। शुक्र मनाओ कि मैं तुमको मिल गई, इसीलिए तुम्हारी जान बच गई, समझे? तुम बहुत ही खड़ूस औरत हो, उस आदमी ने जवाब दिया। और तुम एहसान फरामोश, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और उल्टा मुझ पे ही बरस रहे हो। दोनों लोग एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हवा में बारूद की गंध आ रही हो। आखिरकार देबीना उस घायल आदमी के साथ बहस करके थक गई थी। वो वहां से उठी और उसने कहा, आज भारी बारिश हो रही है और रात में आइलैंड पर तापमान बहुत कम हो जाएगा। जब तक तुम लेटे हो मैं आग जला लेती हूँ। देबीना आग जलाने के लिए कोने में जाने ही वाली थी, तभी पीछे से उस आदमी की आवाज आई, अरे तुम्हें क्या समस्या है? देबीना ने पलटकर कहा, अगर जल्दी आग नहीं जलाई तो हम दोनों आज रात ठंड में जमकर मर जाएंगे। आदमी ने अपना मुंह खोला और आखिर में कहा, ठीक है। देबीना उस आदमी से बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो आग जलाने के लिए कोने में चली गई थी। आइलैंड पर आग जलाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, लकड़ी ड्रिल करना।
देवीना को भूसे के ढेर से एक छोटी लौ निकालने में 1 घंटे से ज्यादा समय लग गया था। लेकिन थोड़े समय बाद जैसे ही बाहर हवा चली तो आग की छोटी लौ तुरंत बुझ गई। ये देखकर देवीना मायूस हो गई थी, क्योंकि उसकी सारी मेहनत जो उसने आग लगाने के लिए की थी वो अब पानी में मिल गई थी। वो फिर से आग जलाने की कोशिश में लग जाती है कि तभी अरे, आदमी की आवाज फिर से सुनाई देती है। देवीना ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, देखो, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जैसे ही वो ये कहते हुए पीछे मुड़ती है तो जमीन पर लोहे के गिरने की आवाज आती है और उसने एक सिगरेट लाइटर को लुढ़कते हुए अपने पैर के पास देखा। कुछ सेकंड शांत रहने के बाद वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई और जोर से चिल्लाते हुए कहा, आह, घूसट आदमी, ये लाइटर तुम मुझे पहले नहीं दे पा रहे थे। उस आदमी ने देवीना की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और वो उससे मुंह फेर के सो गया। कुछ ही समय बाद रात अपने परवान पर पहुंच गई थी। वो दोनों गुफा में विपरीत दिशा में लेटे हुए थे। देवीना कुछ अजीब आवाज सुनकर अपनी नींद से जाग गई। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उस आदमी का पहले से ही पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया था। उस आदमी को देखने के लिए जब वो नीचे झुकी तो उसने देखा उसके माथे पर ठंडा पसीना था। अरे घूसट आदमी, क्या तुम ठीक हो? देवीना ने आगे बढ़कर उस आदमी की मजबूत बाह को थपथपाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नॉर्मली पेन किलर और पैरासिटामोल की 2 गोली से उसका दर्द और बुखार दोनों उतर जाता, लेकिन इस टापू पे इनका मिलना असंभव था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बुखार और दर्द के कारण बेसुध हो गया था। देवीना ने कोशिश की कि वो उसे आग के पास लेकर जाए, जिससे कि उसे गर्माहट मिलेगी, लेकिन आग भी इस ठंड में काम नहीं कर पा रही थी। देवीना के पास उस आदमी को गर्म रखने का अब सिर्फ एक ही उपाय था। देवीना ने उस आदमी के चेहरे को देखा और वो एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगी। उसका शरीर एक नक्काशी की तरह था। उसके आकार एकदम सटीक थे। कपड़े उतारने के बाद उसने उस आदमी की शर्ट को पूरी तरह से खोला और उसकी पतलून का बटन भी खोला और उससे लिपट कर वो सो गई, जिससे कि उसकी शरीर की गर्मी उसे गर्म रख सके। उसने मन में सोचा, किसी को बचाना बहुत जरूरी होता है, भले ही वो घूसट ही क्यों ना हो। कहा जाता है किसी की जान बचाने से सौभाग्य मिलता है। अगर ऐसा है तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इससे मेरा खोया हुआ परिवार मुझे वापस मिल जाए। जिन लोगों ने उसे अगवा किया था वो उसकी जान लेना चाहते थे। इससे साफ था उसके रॉय परिवार में कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। वो इन्हीं बातों को सोचते हुए बेहोश होकर सो गई थी। अगले दिन जब देवीना की नींद खुली तब उसने देखा कि वो आदमी वहां से गायब था और वो एक कोट से ढकी हुई थी। देवीना ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और वो गुफा से बाहर की ओर निकल गई। जैसे ही देवीना गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है तो उसने दरवाजे पर काले रंग के कोट पहने बॉडीगार्ड की एक लाइन खड़ी देखी। कुछ ही दूरी पर एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ था। ये देखकर देवीना शॉक हो गई थी। इतने सालों से वो वहां फंसी हुई थी सिर्फ इसी आस में कि एक दिन वो इस डरावने आइलैंड से निकलकर अपने परिवार के पास जाएगी। लेकिन अचानक उसे उस आइलैंड पर एक जख्मी आदमी मिलता है और अगले ही दिन वो हेलीकॉप्टर और बॉडीगार्ड के साथ उसे पाती है। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। थोड़ी ही दूर पर हेलीकॉप्टर के पास हेड बॉडीगार्ड सम्मान पूर्वक उस आदमी से कुछ कह रहा था, जो कुछ घंटों पहले उसी गुफा में था। उस आदमी की शारीरिक फिटनेस सामान्य लोगों से कई गुना बेहतर थी। देवीना उसके पास भाग कर जाती है और कहती है, अब तुम? जैसे ही देवीना ने अपना मुंह खोला उस आदमी ने उसे टोकते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? अब, हाँ, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आदमी ने भावहीन होकर कहा, तुमने मुझे बचाया और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। देवीना ने उसे जवाब दिया, क्या थैंक यू कहना इतना कठिन है? जैसे ही देवीना ने बोलना बंद किया उसने देखा कि सभी बॉडीगार्ड उसे आश्चर्य से देख रहे थे, जैसे उसने कुछ अजीब बात कही हो। पर इसके विपरीत उस आदमी का भाव बिल्कुल भी नहीं बदला और उसने कहा, अगर तुम इस बार चूक गई तो तुमको पछतावा होगा। देवीना को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था
लेकिन फिर उसकी नजर उसकी टूटी बोट पर पड़ी और उसने सोचा कि अब ये बोट तो मुझे जमीन तक नहीं पहुंचा पाएगी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरी इच्छा ये है कि तुम मुझे मेरे घर ले जाओ। इस बार उस आदमी की बारी थी आश्चर्यचकित भाव दिखाने के लिए। बस इतना ही? देवीना की पहली और आखिरी इच्छा थी आइलैंड को छोड़ना। उस आदमी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो बेवकूफ हो। वो फिर घूमा और हेलीकॉप्टर की ओर चल दिया और देवीना भी उसके पीछे पीछे चली गई। 3 घंटे बाद हेलीकॉप्टर कोलकाता के ऊपर मंडराने लगा। क्या ये वही जगह है? आदमी ने नीचे एक विला की ओर इशारा किया। शायद। देवीना को ढंग से याद नहीं था, क्योंकि जब उसका अपहरण हुआ था वो सिर्फ 13 साल की थी। चलो नीचे उतारो, आदमी ने पायलट को आदेश दिया और पायलट ने तुरंत हाँ कहा। देवीना के मन में एक अलग उत्साह था और अनगिनत सवाल। वो एक अपहरण और 10 साल अकेले डरावने आइलैंड पर बिताने के बाद वो अपने घर वापस जा रही थी। कलकत्ता में ये कहानी क्या मोड़ लेगी? क्या देवीना का परिवार उसे देखकर खुश होगा या कहानी कोई और मोड़ लेगी? जानने की